दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है जेसी एकेडमी के इस चैनल पे। और आज जो है मैं डिस्कस करने वाला हूं किस तरीके से आप स्कोर कर सकते हैं 40 आउट ऑफ 40 अपने अपकमिंग आईबीपीएस आरआरबी के पीओ एग्जाम्स में। आज का जो स्ट्रैटेजी होगा वो क्वांट्स सेक्शन को लेके फोकस्ड होगा। अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा रीजनिंग सेक्शन के लिए। मेरे 11 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस, मैंने खुद आरआरबी आईबीपीएस का 2012 का क्रैक किया है स्केल 3 का, और मैं टॉप 3 स्कोरर्स में से हूँ पैन इंडिया। और तब से मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छी तरह पता है कि क्या चाहिए होता है हमको ये स्कोर पाने के लिए। तो आज जो हम बात करेंगे वो होगा एक कंप्लीट गाइड, और मैं साथ साथ आपको स्ट्रैटेजी भी बताता चलूंगा किस तरीके से आपने ये टारगेट अचीव करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे के पूरे वीडियो को सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है, और ये इस वीडियो में हम 3 बातें करेंगे। सबसे पहली जो बात हमको समझनी होगी वो हमको समझना होगा कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, और पिछले साल के ट्रेंड्स को स्टडी करना बहुत जरूरी है। जब हमको पता होगा कि पिछले साल किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, किस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आए हैं, कौन से टॉपिक्स पूछे गए हैं, तभी हम अपने आने वाले स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा इस पूरी जानकारी को। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई अगर आपको एक बार पता लग जाए कि क्या पैटर्न है और किस तरीके के एग्जाम्स जो है, क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, फिर आती है बात केवल इन दो चीजों पे कि भाई आपने स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करके चलनी है। प्री एग्जामिनेशन में सारा का सारा खेल दोस्तों जो है वो स्पीड और एक्यूरेसी का ही है। तो अगर आपकी स्पीड अच्छी है और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो 40 आउट ऑफ 40 कोई बड़ी बात नहीं है। तो आगे हिस्से में हम बात करेंगे स्पीड की, जिसमें से हम बात करेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। आपके पास एक टूल किट यानी कि प्री रिक्विजिट्स क्या होने चाहिए, आपके नश्तर में क्या तीर होने चाहिए, जिनसे आपकी स्पीड एकदम बनी रहेगी। और प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, क्या फ्रीक्वेंसी होगा प्रैक्टिस का, मॉक टेस्ट कौन से लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, कितने लगाने हैं, किस फ्रीक्वेंसी में लगाने हैं, सेक्शन वाइज टेस्ट लगाने हैं या टॉपिक वाइज टेस्ट लगाने हैं, सारी बात मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक्यूरेसी। अगर आप बार बार पेपर लगा रहे हैं, बार बार आप मॉक्स दे रहे हैं और आपके परसेंटाइल नहीं बढ़ रहे, आपके स्कोर नहीं बढ़ रहा, तो कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेसी जो है वो लैग कर रही है। तो कंसेप्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, गलतियां कैसे ढूंढें और उनको किस तरीके से ठीक करें, और जो मॉक टेस्ट आप देते हो उसका रिव्यू किस तरीके से करें, ये हम करेंगे वीडियो के अंतिम पार्ट में डिस्कस। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सबसे पहले हिस्से से। एग्जाम सिलेबस पैटर्न और पिछले ट्रेंड्स को स्टडी करें। हालांकि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन को आप क्लिक करके वहां पर उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। यहां मैं बहुत ही क्विकली आपको सिलेबस दिखा देता हूं। ये जो सिलेबस आपके सामने है ये पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है आईबीपीएस आरआरबी पीओ के लिए। तो ये जो सिलेबस आप देख रहे हो आईबीपीएस आरआरबी पीओ के लिए है, और ये प्री प्लस मेंस दोनों ही एग्जाम्स के लिए है। आप इसका स्नैपशॉट लेके आगे जाके बढ़ सकते हैं। हालांकि मैंने आपको बोला कि मैं ऊपर पीछे आई बटन, मैंने बात की आपसे आई बटन की, तो वहां पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक छोड़ दिया है इस वीडियो का, तो आप डिटेल से इस वीडियो को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं पैटर्न की। एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है आईबीपीएस के बाकी के एग्जाम से एकदम अलग है, क्योंकि आईबीपीएस आरआरबी का जो एग्जाम होता है उसमें केवल और केवल प्री में दो ही सेक्शंस आते हैं, रीजनिंग का और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। 40 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, और 40-40 नंबर के दोनों सेक्शंस होंगे, और आपको जो टोटल टाइम मिलेगा वो 45 मिनट्स का मिलेगा। साथ ही में इन दोनों में कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, यानी कि आपको एक कॉम्पोजिट टाइम मिलेगा 45 मिनट का। कुल मिला के 45 मिनट आपके सामने होंगे और 80 क्वेश्चन जो है आपको लगाने होंगे। तो आप पहले कोई भी कर सकते हैं, बाद में कोई भी कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको बताता हूं कि पहले आपने कौन सा सेक्शन करना है और बाद में कौन सा करना है। अब आती है सबसे जरूरी बात कि भाई हमको सिलेबस समझ में आ गया, हमको पैटर्न एग्जाम का समझ में आ गया, 45 मिनट है और 80 क्वेश्चन है, 40 मैथ्स 40 रीजनिंग। अब आती है बात पिछले 3 साल के ट्रेंड्स की। तो यहाँ जो आप देख रहे हो ग्रिड या टेबल, यहाँ मैंने पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, उनके पैटर्न को स्टडी किया है।
बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस को देखा है, बहुत सारे बच्चों से फीडबैक लिया है और ये जो आप मेरे सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखो बच्चों 40 क्वेश्चन आपके आएँगे प्री एग्ज़ाम में, ठीक है? जिसमें से डेटा इंटरप्रिटेशन आपको 2 या 3 सेट आएँगे और 10 से 12 क्वेश्चन जो है जनरली पूछे जाते हैं। कभी-कभार, बहुत ही कभी-कभार ऐसा भी होता है कि 15 क्वेश्चन आपके आ जाएँ। इससे ज़्यादा नहीं आएँगे, मिनिमम 10 तो आएँगे ही आएँगे, मैक्सिमम 15 तो आएँगे ही आएँगे। तो पीओ प्री के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि ये जो ब्रेकअप है मैं पीओ प्री का दे रहा हूँ और अगले वीडियो में मैं क्लेरिकल का भी पूरा का पूरा आपके सामने पैटर्न लेके आऊँगा। तो पीओ प्री में जो है डीआई के आपको 2 से 3 सेट्स देखने को मिलेंगे, डिफिकल्टी लेवल ईज़ी टू मॉडरेट रहेगा। एक और गौर करने वाली बात ये है कि पिछले 3 सालों में कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि प्री का एग्ज़ाम बहुत डिफिकल्ट आया हो या डिफिकल्ट आया हो फॉर दैट मैटर। आता है तो ईज़ी या मॉडरेट के ही बीच में हमेशा झूलता है और ये ट्रेंड आगे भी बना ही रहेगा। ये जो पिछले 3 साल के ट्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि पिछले 3 साल में पैटर्न में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ और आईबीपीएस आरआरबी का जो परीक्षा है, खास तौर पे पीओ की जो एग्ज़ाम है, उसमें सबसे कम आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, सबसे कम वे आपको सरप्राइज़ेज़ देखने को मिलेंगे। नंबर सीरीज़ 4 से 6 नंबर की आएगी। नंबर सीरीज़ में आपको बेसिकली बेटा 2 कैटेगरी सबसे ज़्यादा मिलेंगी। एक तो आपको रॉन्ग नंबर की स सीरीज़ मिलेगी और दूसरा जो है आपको मिसिंग नंबर की सीरीज़ देखने को मिलेगी। तो ये 2 पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ज़ाहिर-सी बात है बड़े नंबरों वाले मिलेंगे, रूट वाले मिलेंगे, एक्स-वाई वाले मिलेंगे और एक्स्पोनेंशियल पावर्स वाले मिलेंगे। 4 से 6 क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक वाले मिल सकते हैं। डेटा सफिशिएंसी जहाँ पे अकेले 1 से आंसर आएगा, अकेले 2 से आएगा, दोनों से मिलाकर आएगा, दोनों से मिलाकर भी नहीं आएगा, दोनों में से किसी से भी आएगा, इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं आपको 4 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे डेटा सफिशिएंसी के। बहुत मुश्किल नहीं होते, ये भी ईज़ी टू मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल होता है। इसके बाद बात आती है अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स। इसमें आपको 10 से 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँगे, जिसमें आपके स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, एलिगेशन, ये सारे के सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूड होंगे। हर टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कम आते हैं, कभी आते हैं, कभी नहीं आते। मेंसुरेशन के क्वेश्चंस काफ़ी कम आते हैं, कभी आते हैं, कभी नहीं आते। जिन टॉपिक से अमूमन क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो है आपका रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर्स, परसेंटेज, एसआईसीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। तो इनसे तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, इन सबसे इक्का दुक्का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक और सरप्राइजिंग बात यह है कि पीओ के प्री एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन ना के बराबर देखने को मिला है और हर साल अप्रोक्सीमेशन के 4 से 6 क्वेश्चंस तो आए ही हैं और जैसे मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, इन सभी का जो डिफिकल्टी लेवल है वो ईज़ी से मॉडरेट है। तो दोस्तों अब आपको नियम पता लग गए खेल के, खेल में क्या-क्या आता है, सारा कुछ अब आपको पता लग गया। अब हमारी जो है पूरी की पूरी कहानी 2 मुद्दों पे आती है कि भैया अब हमको स्पीड जो है वो कैसे इम्प्रूव करनी है। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको किसी ने बोला है कि रोज एक मॉक टेस्ट लगाओ और इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, उस यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, तो वो सारी बात अलग है। लेकिन यहाँ पर जो 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करेंगी आपको अपनी स्पीड इम्प्रूव करने के लिए, वो है नंबर 1 कि आप एग्ज़ामिनेशन वाले दिन किस तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर को आप अटेम्प्ट करते हो। कौन से सवाल आप चूज़ करते हो करना, कौन से सवाल आप छोड़ते हो, पहले राउंड में कौन से तीर चलाते हैं और सेकंड राउंड में क्या तीर चलाते हैं। तो पहले और दूसरे राउंड से मैं आपको समझा दूँ। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो यहाँ पर आएगा आपका बेटा टाइम मैनेजमेंट। अब अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ तो इससे आपको क्या मतलब है? देखिए आपके पास 45 मिनट्स हैं टोटल और आपके पास 80 क्वेश्चन हैं। इसी में आपको रीज़निंग भी करना है, इसी में आपको क्वांट्स भी करना है। अब मैं कोई फ़ॉर्मूला आपको नहीं दे रहा कि आपने 25 मिनट यहाँ लगाने हैं, 20 मिनट यहाँ लगाने हैं। बट हाँ, अगर आपका क्वांट्स और रीज़निंग दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग है, देखिए यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको दोनों में ही स्कोर करना पड़ेगा। तो अगर आपका क्वांट्स और रीज़निंग दोनों ही इक्वली स्ट्रॉन्ग है, तो आप अपना टाइम जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिए, राइट? और अगर आपका क्वांट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सारा का सारा खेल यहाँ पे स्कोरिंग का ही है, तो आप क्वांट्स को हल्का-सा ज़्यादा 5 मिनट ज़्यादा समय दीजिए, रीज़निंग को कम। तो उसमें होगा क्या कि क्वांट्स में आप अच्छा स्कोर कर पाएँगे और रीज़निंग में आपका जो फ़ोकस होगा कि कट ऑफ तो निकला ही, उसके बाद जितना आए वो मेरा बोनस।
तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। एक जनरल स्ट्रैटेजी मेरी तो ये है कि आप 20 मिनट और 20 मिनट दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें और 5 मिनट रिजर्व के लिए रखें। ये डिपेंड करेगा एग्जाम में क्या आया, आपने किस तरीके के क्वेश्चंस छोड़े, आपने क्या पहले अटेम्प्ट करना है, क्या बाद में करना है। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन 3 हिस्सों में बटी होनी चाहिए। अब आती है बात कि अटेम्प्ट क्या करें, पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करें या पहले अटेम्प्ट करें क्वांट्स। तो भैया मेरा जो इनपुट होगा, आपको स्टार्ट करना है अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन से। जिस सेक्शन में आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, जिस सेक्शन में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, आप उससे स्टार्ट करें। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि रीजनिंग पहले करें या कॉन्ट्स पहले करें। तो सबसे पहले आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन में स्टार्ट करें। और अगर आप कॉन्ट्स का सेक्शन कर रहे हैं या रीजनिंग का सेक्शन कर रहे हैं, और चूंकि हम कॉन्ट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ मैं कॉन्ट्स को लेके आपको बता देता हूँ। आप पहले के 10 मिनट जब भी आप कॉन्ट्स का सेक्शन लगा रहे हो, तो आप स्कैन करके 40 क्वेश्चन में फटाफट फॉरवर्ड फॉरवर्ड करके आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 अगर डीआई है तो आप एक डीआई को देख के ही समझ जाओगे कि डीआई बार ग्राफ है या पाई चार्ट है या टेबल आया है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये डुएबल है या डुएबल नहीं है, स्किपेबल है, राइट। तो अगर तो आप 10 मिनट में, पहले 10 मिनट में अगर आप अच्छी तरीके से ना 15 से 17 18 क्वेश्चन आप लगा देते हो कॉन्ट्स के, जो कि बिल्कुल ही डुएबल हैं, इसमें से आप 2-3 नंबर सीरीज निपटा सकते हो, 2 से 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकाल सकते हो, 2 से 3 आप 3 से 4 आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो और एक डीआई आप बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। या वर्ड प्रॉब्लम्स भी कई बार बहुत इजी आती हैं, पढ़ के ही आप उनको लगा सकते हो। तो पहला 10 से 12 मिनट का राउंड जो है आप वो चलाएं जिसमें क्वेश्चन पढ़ के ही आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हैं। ये आपने पहले ही कर देना है। इसके बाद आपने सेकेंड राउंड में जब आपने पूरा क्वेश्चन स्कैन कर लिया होगा, आपको भली भांति पता लग गया होगा कि इसके बाद और कौन कौन से चंक्स हैं डीआई के या बाकी अर्थमेटिक के प्रॉब्लम्स के जो मैं कर सकता हूँ, उसके बाद उसको करें। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम क्वेश्चन 1 करते हैं, फिर क्वेश्चन 2 करते हैं, फिर क्वेश्चन 3 करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन नंबर 25 से 40 बड़े आसान होते हैं और वहां तक हम पहुंचते हैं जब तो हमारे पास मुश्किल से 2-3 मिनट ही बचे होते हैं, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन के साथ शुरू करें और क्वेश्चन को पूरा देख लें। शुरू के 10 मिनट में आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने की। वो वाले क्वेश्चन तो निपटा ही दें जो आप एक नजर में देख के हल्का सा सॉल्व करके कर सकते हैं। इससे दो बातें होंगी, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ऊपर से आप 10 मिनट में कंफर्टेबल भी हो जाएंगे एग्जाम के, राइट। अब आती है बात कि भाई अगर ये तो हमको समझ में आ गया और अब आप कहोगे सर आपने तो बोल दिया 10 मिनट में 15 क्वेश्चन लगा दो, लेकिन ये होगा कैसे? ये होगा ऐसे कि आपको अपने पास कुछ टूल किट और प्री रिक्विजिट्स रखने पड़ेंगे, यानी कि मस्ट हैव। भाई जाहिर सी बात है, अगर अच्छा खिलाड़ी होगा तो उसके पास कुछ ऐसे शॉट्स जरूर होंगे लगाने के लिए जो उसको मैच विनिंग बना सकते हैं। आपको याद है धोनी हेलीकॉप्टर शॉट, राइट। तो इसी तरीके से आपके पास भी कुछ ऐसे टूल्स होने चाहिए जो आपकी स्पीड को एनहांस कर सकते हो, जो आपको दूसरों से एज दे सकते हो। मैं बार बार कहता हूं सारे बच्चों को, अपने सारे स्टूडेंट्स को, कि भैया आपको जो है स्क्वायर्स तो रटे ही होने चाहिए 1 से 50 तक, क्यूब्स आपको रटे होने चाहिए 1 से 20 तक, टेबल्स आपको रटे होने चाहिए 1 से लेकर 30 तक। और 1 से लेकर 30 तक का मतलब अगर आपको 17 का टेबल है तो 17 वनजा से लेकर 17 टेंजा नहीं करना, आपको 17 × 20 तक करना है। मेहनत वाला काम है, बहुत मेहनत वाला काम है, लेकिन दोस्तों बिना मेहनत के आपको फल भी नहीं मिलेगा। अब इससे होगा क्या? अब आप कहोगे सर इससे बेनिफिट क्या होगा? वापस चलते हैं, थोड़ा सा इस स्लाइड पर चलते हैं। अब आप खुद देखो, ये जो बेसिक कैलकुलेशन की टेक्निक्स हैं, ये आपका जो है कितनी कहानी को कवर कर रही है? ये आपके ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस को कवर कर रही है। 30 नहीं तो 25 तो हर हाल में कवर कर ही रही है, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन में भी आपको बेसिक कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी आपको बेसिक कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ेगी, नंबर सीरीज में आपको बेसिक कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, और अप्रोक्सीमेशन में तो आपको बेसिक कैलकुलेशंस आने ही चाहिए। स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स, क्यूब रूट्स, टेबल्स आपको एकदम याद होने चाहिए। तो होगा क्या कि आपके सामने कोई चीज लिखा होगा, आप बहुत आसानी से उसको कर पाएंगे, राइट। तो अगर मैं यहाँ लिख दूं 11.12% ऑफ 981, तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि 11.12 और 11.11%
का मान जो है 1/9 के बराबर होता है, तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे और आपका आंसर 109 नहीं आ पाएगा, राइट? तो इस तरीके से आपको इन सब बातों को समझना होगा और ये तभी आप देख पाओगे, स्कैन कर पाओगे जब वो चीज़ आपके दिमाग में पहले से ही फिट होगी, राइट? तो ये टूल किट्स, जैसे कि मैंने आपको बोला, स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स, और क्या टूल किट्स आपके पास होनी चाहिए? आपके पास जो बेसिक कैलकुलेशन की टेक्निक्स हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, दो डिजिट के नंबरों का मल्टीप्लिकेशन, दो तीन डिजिट के नंबर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन बहुत स्ट्रांग कर लीजिए। साथ साथ परसेंटेज और उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको एकदम रटे होने चाहिए। तो जैसे ही आपसे बोले 3/7 कितना होता है, तो आप तुरंत बोल पाओ कि 42.7 के आसपास होगा, राइट? 42.8 के आसपास होगा, तो आप देखते ही उसको क्लिक कर पाओ। तो ये सारी बातें हैं जो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। तो प्रीरेक्विजिट्स में हमने क्या सम अप करा? नंबर 1 स्क्वायर्स, क्यूब्स, क्यूब रूट्स, टेबल्स, साथ में बेसिक कैलकुलेशन, और लास्ट में फ्रैक्शंस और उनके इक्विवेलेंट परसेंटेज और वाइस वर्सा। ये तो आपको रटने ही चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे जो सक्सेसफुल हैं वो 1, 1/2, 1/3 से लेकर 1/25 तक के फ्रैक्शनल वैल्यूज को तो रट लेते हैं, इनके करस्पॉन्डिंग परसेंटेज वैल्यूज को भी रट लेते हैं, ठीक है? 5% कितने के बराबर होगा, 10% कितने के बराबर होगा, 15% से लेकर 200% कितने के बराबर होगा, आपको आना चाहिए। तो अगर मैंने लिख दिया 85%, तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए, ये 17/20 के बराबर है। तो इस तरीके से जब आप काम करेंगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली फिट होगा इन संख्याओं को देखने के लिए। एग्जाम में ऐसा कुछ भी आपके सामने आता है तो आप बहुत तुरंत उस चीज को बना पाओगे। अब आती है बात कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखो दोस्तों, प्रैक्टिस हर कोई करता है, ठीक है? लेकिन एक प्रैक्टिस तब हमको फ़ायदा देगी जब वो प्रैक्टिस जो है हम किसी टारगेट को दिमाग में रख के कर रहे हो। तो मान लीजिए कि सितंबर 2nd वीक में आपका जो है प्री का एग्ज़ाम है, सितंबर 2nd वीक में, और अभी हम हैं जुलाई के एंड में, अभी हम हैं जुलाई के 4th वीक में, राइट? तो अभी आप देखो, मेरे पास अमूमन 6 वीक का समय है। 4 हफ्ते हो गए मेरे पास अगस्त के और 2 हफ्ते हो गए मेरे पास सितंबर के, जुलाई ऑलमोस्ट खत्म ही मान लीजिए आप, राइट? अब अगर 6 हफ्ते का समय है तो मैं अपना प्रैक्टिस का प्लान कैसे करूंगा? तो अगर तो मैं बात करूं प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस आप देखो 3 लेवल पे कर सकते हो। आप टॉपिक वाइज कर सकते हो, आप सेक्शन वाइज कर सकते हो, और आप फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हो। टॉपिक वाइज से मेरा मतलब है, जितने भी ये कॉन्ट्स के टॉपिक्स है ना, इनकी जम के प्रैक्टिस करिए। सेक्शन वाइज यानी कि ये पूरा का पूरा सेक्शन आपको देखने को मिले, 40 के 40 क्वेश्चन। कोई भी अच्छा टेस्ट सीरीज होगा तो आप उसमें आपको ये तीनों चीजें दी होंगी, सेक्शन वाइज भी मिलेगा, टॉपिक वाइज भी मिलेगा। और अगर अभी तक आपने कोई चूज नहीं करा तो नीचे लिंक में देख लें, जेसी एकेडमी जो है बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे आपको ये सारे के सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराती है। लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। तो करना क्या है, आपने सेक्शन लेवल टेस्ट और टॉपिक लेवल टेस्ट तो रोज लगाने हैं। फुल लेंथ टेस्ट यानी कि पूरा का पूरा 40 नहीं, पूरा का पूरा 80 क्वेश्चन का मौका आप लगाइए और शुरुआत करिए। इसे 6 हफ्ते हैं तो वीक 1 और 2, वीक नंबर 3 और 4, और वीक नंबर 5 और 6। तो यहाँ पे 2 मॉक टेस्ट हर वीक, यहाँ पे 3 मॉक टेस्ट हर वीक, और यहाँ पे 4 से 5 मॉक्स मिनिमम हर वीक आपको लगाने हैं। अब बात समझ में आई? इसमें करना क्या है, आपने तुक्का एक नहीं मारना, आपने बस कोशिश करनी है मैं ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करूं बिना गेस वर्क के। उससे आपको आपकी एक्चुअल स्पीड पता लगेगी और उससे आपको जो है आपकी प्रैक्टिस होगी। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपके दिमाग में जो है 45 मिनट का टाइम जो है वो सेट हो जाएगा। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि सर एग्जाम में समय कब खत्म होता है कब शुरू होता है समझ ही नहीं आता, 45 मिनट्स तो मेरे लिए बहुत कम है। तो उसके लिए अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए मैं आपको एक टिप बताता हूँ, बहुत ही जरूरी टिप है, आप लगाएं। आप एक काम करें, आप 15 मिनट के लगाएं 3 टाइमर अपने घड़ी पे या मोबाइल फोन पे अलार्म क्लॉक पे। यानी कि जैसे ही आप शुरू कर रहे हैं अपना पेपर, उसमें शुरुआत से 15 मिनट पे पहला अलार्म बजे, अगले 15 मिनट पे दूसरा अलार्म बजे, और अगले 15 मिनट पे तीसरा अलार्म बजे। यानी कि अब आप जितनी बार भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएं या टॉपिक वाइज टेस्ट लगाएं या सेक्शनल टेस्ट लगाएं, तो 15 मिनट का टाइमर आपका हर बार होना चाहिए। यानी कि एवरी 15 मिनट्स दैट दी अलार्म शुड गो ऑफ। तो होगा क्या, जब आप कम से कम 100, 200, 300 बार इस प्रक्रिया को कर चुके होगे,
तो आपका ब्रेन हो जाएगा ट्रेन और उसको खुद ही सेंस होने लगेगा कि भैया ये जो है क्या है, मेरा जो है 15 मिनट अप होने वाला है। मैं बिल्कुल छोटी सी बात बता रहा हूँ, जब आप और हम स्कूल में पढ़ते थे तो किस तरह पता लग जाता था कि पीरियड खत्म होने वाला है कि नहीं? हमको इंट्यूशन होता था कि भैया पीरियड खत्म होने वाला है, टाइम तो हो गया लेकिन घंटी नहीं बजी इंटरवल की, राइट? क्यों? क्योंकि हम सालों साल 40-40 मिनट के पीरियड ले रहे हैं स्कूल में, हमको पता है भाई कि होने वाला है, राइट? तो जब आप बार बार इसको करेंगे तो आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगी। तो आई होप ये मुद्दा आपको समझ में आ गया हो। तो एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं, अटेम्प्ट कैसे करें। मैंने आपको क्या बोला, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक से शुरू करें और अपने टाइम को दो राउंड में बांटे हर टॉपिक। पहला राउंड वो जो देखते ही क्वेश्चन लगाने लायक हो, और सेकेंड राउंड में हम बाकी के क्वेश्चन को करेंगे। टूल किट की बात हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बेसिक कैलकुलेशंस, स्क्वायर्स, क्यूब्स, क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स, टेबल्स याद होने चाहिए। साथ में परसेंटेज, उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और रेशियोज आपको एकदम याद होने चाहिए। तीसरी बात आती है प्रैक्टिस की, तो आपने तीनों लेवल पे प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज और फुल लेंथ टेस्ट। शुरुआत में 1 से 2 टेस्ट हफ्ते में, उसके बाद 2, 3 से 4 टेस्ट हफ्ते में, और लास्ट में कम से कम 5 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं हर हफ्ते। अब दोस्तों हम आते हैं कि एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं। स्पीड तो बढ़ जाती है और अगर तुक्के मारने हो तो स्पीड बढ़ी जाती है, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, ये आप तभी इंप्रूव कर पाओगे व्हेन देयर विल बी नो गेस वर्क। आप में से कई बच्चे जो हैं वो बस ये है कि नहीं यार, स्पीड तो बढ़ाने को सर ने बोला है तो मैं अब स्पीड तो बढ़ा ही दूंगा। लेकिन आप लोग क्या करते हो, गैस वर्क करते हो, और जब तब आप गैस वर्क करते हो तब तब आपकी पढ़ाई और खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अंत तक ये नहीं समझ पाओगे कि आपके कौन से टॉपिक्स स्ट्रांग हैं और आपके कौन से टॉपिक्स वीक हैं। तो अब इस सेक्शन में वीडियो के मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपकी एक्यूरेसी जो है, अगर आपको इम्प्रूव करनी है तो आपने कैसे काम करना है। लेकिन पहले मैं आपको एक ब्लूप्रिंट दे दूं कि आपको एक्यूरेसी कैसे ट्रेस करनी है। आप कोई भी अच्छा मॉक टेस्ट लगाओगे तो उसमें एक्यूरेसी आता है और उसमें हर टेस्ट के बाद बताता है कि आपकी सेक्शन वाइज एक्यूरेसी कितनी रही। तो एक्चुअली में अगर आपको प्री का एग्जाम क्लियर करना है तो आपकी जो एक्यूरेसी है मिनिमम, मैं आपको बोल रहा हूं मिनिमम 90% होनी चाहिए। तो आपकी एक्यूरेसी अगर आप आज की डेट में 70% है तो 70 से वो 90% आप कैसे बनाओगे, ये हम बात करने वाले हैं, राइट? 90% एक्यूरेसी से मेरा मतलब है कि अगर मैं 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं तो मेरे 9 सही हो और मेरा एक क्वेश्चन गलत हो, तब मैं बोलूंगा कि भाई मेरी एक्यूरेसी जो है वो 90% है। ठीक है? तो सबसे पहला हमारा जो है वो है कंसेप्ट। अभी कंसेप्ट को कैसे ग्रास्प करना है, आपने सबसे पहले एक लिस्ट बना लेनी है। लिस्ट किसकी बना लेनी है? टॉपिक्स की। कौन से टॉपिक्स? क्वांट्स के। जिस तरीके से क्वांट्स के बनाने हैं वैसे ही रीजनिंग के बना सकते हो, वैसे ही तुम सारे सब्जेक्ट्स के बना सकते हो। मान लो कि यहाँ पे 20 टॉपिक हैं, तुमने 20 की लिस्ट बना ली। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, राइट? अब आपने क्या करना है, अब आपने बनाने हैं 3 कॉलम, एक कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। ठीक है? अगर तो आपको मान लीजिए कि एक टॉपिक है रेशो का, और रेशो के आप सारे ही तरह के क्वेश्चन लगा पाते हो, रेशो के आप सारे ही तरीके के क्वेश्चन लगा पाते हो, इजी भी, मॉडरेट भी, डिफिकल्ट भी, भले ही आपको टाइम लगता हो, भले ही आपको टाइम लगता हो, तो आपका भाई रीजनिंग इस टॉपिक को लेके आपका कंसेप्ट पक्का है। ठीक? फिर एक सिनेरियो आएगा कि आप इजी और मॉडरेट तो लगा पा रहे हो लेकिन आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं लगा पा रहे। ठीक है? तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों नहीं लगा पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कंसेप्ट खराब है। बात समझ रहे हो? तो यहां पर आपको जो है डिफिकल्ट क्वेश्चंस को टाइम देना पड़ेगा और तसल्ली से जितना हो सके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको ट्राई करने पड़ेंगे। तो धीमे धीमे जब आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लगाओगे और उनको बार बार लगाओगे तो आपका जो स्पीड है वो भी ठीक होगा, आपका एक्यूरेसी भी ठीक हो जाएगा। अब आती है बात कि भैया आपसे केवल इजी ही क्वेश्चंस लग पा रहे हैं और कुछ क्वेश्चन नहीं लग पा रहे। तो यहाँ पर एक बात तो एकदम क्लियर है कि आपका कंसेप्ट ही अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ। आपने अभी पूरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को देखा ही नहीं, अभी आपने ढंग से इस टॉपिक को सीखा ही नहीं। तो आपको भैया प्रैक्टिस से पहले आपको इस टॉपिक को अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, इसको अच्छे से सीखना पड़ेगा। भले ही किताब से देखें, भले ही किसी क्रेडिबल यूट्यूब वीडियो से देखें, अगर कहीं आपने बैच ज्वाइन कर रखा है तो करें, अपनी फैकल्टी की मदद तो करें। अगर आपसे मॉडरेट और डिफिकल्ट नहीं लग रहे तो उसका एक ही मतलब है कि भैया ये आप अपनी दम पे कर पा रहे हो, आपका कंसेप्चुअल नॉलेज अभी भी स्ट्रांग नहीं है।
और अगर आपसे इजी भी नहीं लग रहे, मॉडरेट भी नहीं लग रहे, डिफिकल्ट भी नहीं लग रहे, तो भैया आपके बेसिक कंसेप्ट ही हिले हुए हैं। थोड़ा सा बुरा लगेगा लेकिन आपके बेसिक कंसेप्ट ही हिले हुए हैं। अब जैसे मेरा बेटा है, वो भी 7th में है, राइट। अब उसकी मम्मी मुझसे बोले कि इसको आप जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस सिखा दीजिए, चैप्टर 11 है उसकी किताब में। अब वो जब आया तो उसकी शक्ल देख के मैं समझ गया, क्योंकि एक दो सवाल मैंने उसको बोला करो, वो सवाल पढ़ के ही कंफ्यूज कि सर इसमें करना क्या है पापा, मेरे समझ ही नहीं आ रहा। फिर मैंने कहा तेरे को परसेंटेज आता है? कहता पापा परसेंटेज ही तो नहीं आता। तो अब बात आपको समझ में आई। अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल लगा रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका परसेंटेज का कंसेप्ट ही हिलाओ। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने उसको 2 दिन 3 दिन बिठा के पहले परसेंटेज ही पढ़ाया। जब उसका परसेंटेज क्लियर हुआ तब जाके वो आगे बढ़ पाया और प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल लगा पाया। बात समझ रहे हैं? तो अगर आप एलिगेशन मिक्सचर से आपके कोई सवाल ही नहीं बन रहा है, आपसे कुछ हो ही नहीं पा रहा, तो जाहिर सी बात है कि आपका रेशियो प्रपोर्शन और आपका एवरेज का टॉपिक हिला हुआ है। ठीक है। अब आपके बेसिक कैलकुलेशन ही ठीक नहीं है, आपको रेशो निकालना नहीं आता, आपको एवरेज निकालना नहीं आता, तो फिर डीआई में आप क्या करोगे? आप कुछ ही नहीं कर पाओगे। तो जरूरी है कि आप इस ग्रिड को बनाएं और सारे टॉपिक्स को एकदम जेन्युइनली, ये नहीं कि आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, एकदम जेन्युइनली कैटेगराइज करें कि मैं कौन से वाले सवाल नहीं कर पा रहा। दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले देखें क्या मेरे को क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है। दूसरा स्टेज क्या है कि क्या क्वेश्चन को समझने के बाद मुझे पता है इसमें करना क्या है। ठीक है। और तीसरा, फॉर्मूला लगा के मैं सवाल सॉल्व कर पा रहा हूं। तो आप बेसिकली 4 जगह फंसोगे। सबसे वन, सब कुछ आपने सही कर लिया, आपका आंसर सही नहीं आया। वो कब होगा? वो तब होगा जब आप कोई कैलकुलेशन एरर करोगे। वो कब होगा? जब आपने कोई सिली मिस्टेक कर दी होगी। इसको इंप्रूव करिए तो आपका जो है कंसेप्ट अपने आप प्लेस में आएंगे। दूसरा गलती कहाँ होती है बच्चों से कि क्वेश्चन तो समझ में आ गया, फॉर्मूला भी लगा दिया, लेकिन उससे आंसर नहीं आ रहा। तो होगा क्यों ऐसा? क्योंकि भी आपको क्वेश्चन तो समझ में आया, फॉर्मूले का आप एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हो। तो वहां पे आपके संग गलती हो गई। तीसरी गलती क्या है? क्वेश्चन तो समझ में आया, लेकिन अब क्या करना है इसका ये नहीं समझ में आया। यानी कि आपको जो है टॉपिक के बारे में अता पता ही नहीं, आपको टॉपिक के कंसेप्ट पूरे नहीं पता। क्वेश्चन तो पढ़ लिया भाई, श्याम लाल लेके आया चावल 2 वैरायटी के, उसने मिक्स कर दिया और तीसरे को उसने बेच दिया इतने परसेंट प्रॉफिट पे। तो बताइए उसने किस रेशियो में मिक्स किया? तो भैया अब आपको समझ में तो आया, लेकिन अब आपको ये नहीं पता लग रहा करना क्या है। तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट ही हिला हुआ। और तीसरी बात कि क्वेश्चन ही आपको हवा नहीं लगी। वो बोलेगा भाई एक बैग में 3 तरीके की गेंदें हैं, नीली हैं, पीली हैं, हरी हैं। नीली 5 हैं, पीली 6 हैं, हरी 12 हैं, और एक एक करके 2 बॉल्स निकालनी है, वन आफ्टर दी अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ग्रीन बॉल आए? अब आपको तो सांप सूंघ गया, आपको लग रहा पता नहीं यहाँ हुआ क्या। तो ये टॉपिक भैया आपको दूर दूर तक इसका पता ही नहीं है, तो आपको इसको एकदम स्क्रैच से शुरू करना होगा। तो एक रियलिटी चेक करें, चिकोटी काटते ना कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। तो एक रियलिटी चेक करें, अपने आप से सचित तरीके से एक लिस्ट बना के वेरीफाई करें कि इनमें से मैं किस टॉपिक में किस स्टेज पे हूं। तो आपको एकदम क्लैरिटी हो जाएगा कि कितने टॉपिक्स के कंसेप्ट आपके रेडी हैं और कितनों में आपको प्रैक्टिस करनी है और कितनों के कंसेप्ट आपके हिले हुए हैं। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भैया फाइंडिंग एंड करेक्टिंग प्रॉब्लम एरिया। तो जो बात मैं इतनी देर से कर रहा हूं, आपने क्या करना है, आपने सेक्शन वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट लगाने हैं। तो एक एक टॉपिक लगा ले और आपको फिर एक पैटर्न समझ में आएगा कि यार इस तरीके के सवाल नहीं हो पा रहे। प्रॉफिट एंड लॉस में जो चीटिंग वाले सवाल है वो मुझसे नहीं लग पा रहे, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट वाली वैल्यूज आती हैं वो मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रही। तो जब आप टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पर अटक रहे हो, किस तरीके के क्वेश्चन में बार बार अटक रहे हो। फिर उसको आपको लगाना है, तो तभी आप अपनी प्रॉब्लम को सही कर पाओगे। प्रॉब्लम क्या है कि हम फटाफट मॉक लगा लेते हैं और हम जब एनालिसिस करते हैं तो हम ये देखना भूल जाते हैं कि जो क्वेश्चंस मुझसे नहीं बन रहे उनमें कॉमन क्या है, ऐसी क्या खास बात है कि यही वाले क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे। तो वहां पर जब आप विचार करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये मुझसे हमेशा गलत होते हैं, इनको मैं हमेशा छोड़ देता हूं। क्यों छोड़ देता हूं? उसके पीछे का रीजन आपको तभी पता लगेगा जब आप ढूंढेंगे ऐसे क्वेश्चन और उनके बीच का जो है कॉमन रिलेशन क्या है आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, फाइंड और करेक्ट करेंगे प्रॉब्लम एरियाज को यहां पर, और लास्ट में जो आपको करना है मॉक टेस्ट का रिव्यू। अब आपने मॉक लगाया और आपने लगाए 80 क्वेश्चन का मॉक आया आपके सामने, जिसमें 40 क्वेश्चन थे आपके क्वांट्स के और 40 क्वेश्चन थे बेटा आपके रीजनिंग के। अब आपने क्या किया, आपने इसमें 30 अटेम्प्ट कर दिए और 10 आपने लीव कर दिए। यहाँ पे आपने 35 अटेम्प्ट कर लिए रीजनिंग में और आपने 5 जो है लेफ्ट कर दिए। इस 30 अटेम्प्ट में बेटा आपके 22 ठीक हो गए और 8 गलत हो गए।
और इस 25-35 अटेम्प्ट में बेटा आपके 30 सही हो गए और 5 गलत हो गए। ठीक, ये आपको एनालिसिस मिल जाएगा जब आप जमा करोगे, अपना टेस्ट सबमिट करोगे, राइट। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इनको जरूर देख लेते हैं कि भैया ये जो गलत हुआ है इसमें मेरी गलती क्या थी। इसमें मेरा कैलकुलेशन एरर था, वो गलती कर दी, मेरा लॉजिक गलत लगाया मैंने, फॉर्मूला गलत लगाया मैंने, गलती से क्वेश्चन को ही गलत समझ लिया। यही 3 काम होंगे आपके, या तो आप क्वेश्चन गलत समझ बैठे होगे, या आपने सॉल्यूशन गलत करा होगा, या फिर आपने कोई स्टूपिड मिस्टेक करी होगी। 15% निकालना होगा, आपने 25% निकाल दिया होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा आप यहाँ पर क्या काम कर रहे हो। फिर आपको इनको भी देखना है जो 10 क्वेश्चन आपने नहीं करे। तो भैया सबसे पहले तो पूछो क्यों नहीं करे। इन्हें देख नहीं पाए थे पेपर में, देखने के बाद समझ में नहीं आया था, या ये टॉपिक ही आपको नहीं पता। तो जब आप ये बार बार हर टेस्ट के बाद करेंगे तो अब आपके दिमाग का ढक्कन खुलेगा कि भाई किस तरीके से आपको ये काम करना है और इसको आपको स्ट्रिक्टली करना है। तो अगर आप 45 मिनट दे रहे हो मॉक देने में, तो उसको ये मत समझो कि एक दिन में मैं 2 मॉक लगा लो। नहीं, 45 मिनट्स का आपने अगर मॉक दिया तो कम से कम बेटा इस पे 1 सवा घंटा एनालिसिस का बिताओ। इस तरीके से उसको सोचो कि ये वाले क्वेश्चन में क्या गलती हो और ये वाले क्वेश्चन मैंने करे क्यों नहीं। तो जब आप इस तरीके से आप जाओगे तो मॉक टेस्ट का रिव्यूज भी आपको करने को मिलेगा। तो आई बिलीव कि आपको पूरी की पूरी बात, पूरा का पूरा रोड मैप और ब्लूप्रिंट समझ में आ गया हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको लगता है कि इससे आपका बेनिफिट होगा, लगता तो है मुझे भी, क्योंकि मेरे एक नहीं सैकड़ों बच्चों को इससे बेनिफिट मिला है और इसीलिए मैं ये सारा का सारा आपको जो इंफॉर्मेशन, नॉलेज और आपको इनपुट्स दे रहा हूँ, ब्लूप्रिंट बहुत ही सलीके से मैं आप तक लेके आ रहा हूँ। तो अगर हो सके तो कमेंट जरूर छोड़िएगा कि आपने जब इसको प्रैक्टिस करा या अगर आपका सक्सेस आपको मिला है तो इसमें इन चीजों का कितना योगदान है, और बाकी लोगों से शेयर जरूर करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक की भी कसर मत छोड़िए, लेकिन ये जरूर बताइए कि हम कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। अगले सेशन में मैं लेके आऊंगा रीजनिंग को लेके कंप्लीट स्ट्रैटेजी, जहां पे आप वहां पर भी मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। कई बच्चों को लगता है 40 आउट ऑफ 40 कैसे। वो बेटा इसलिए क्योंकि अगर आपको पता हो, चलिए एक डाउट और भी है, कई बच्चे पूछते हैं 40 आउट ऑफ 40 कैसे हो सकते हैं। बेटा देखो, आपको तो पता ही है कि एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजेशन होता है, राइट। और अगर पहली शिफ्ट में आपके 40 क्वेश्चन आए और जो टॉपर है उसने अगर 36 क्वेश्चन कर दिए और उससे ज्यादा क्वेश्चन कोई नहीं बना पाया इस सेक्शन में, तो जो 36 क्वेश्चन है बेटा इनको ट्रीट किया जाएगा 40 के लिए। तो इनको बना दिया जाएगा कितना, इनको हमको बना दिया जाएगा 40। तो आप कहोगे सर ये कैसे, एक नंबर का एक क्वेश्चन था, मैंने तो 36 अटेम्प्ट किए थे, मेरे को 40 कैसे मिल गए। ऐसा कई बार होता है बच्चों के संग। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के चलते उन सबको बराबर सेट करने के लिए, जो बच्चे अगर उनका एक्यूरेसी लेवल बहुत हाई होता है और उनसे ज्यादा स्कोर करने वाले बच्चे ना के बराबर होंगे, तो जाहिर सी बात है जो उनका स्कोर एक्चुअल में बनेगा वो इससे ज्यादा ही बनेगा। तो इसके पीछे का कारण ये है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं लेके आऊंगा रीजनिंग को लेके स्ट्रैटेजी, तब तक आप जम के प्रैक्टिस करें। इस वीडियो को शेयर, लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट भी जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।